स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है रोजगार और उसके बेरोजगारी के बारे में। रोजगार समृद्धि, आप ये भी इस चैप्टर को बोल सकते हैं। चैप्टर का नाम जैसे मेरे पास लिखा हुआ है तो वो है रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। और कुछ बुक्स में ऐसा भी हो सकता है रोजगार एवं बेरोजगारी के नाम से चैप्टर हो। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो जरा ध्यान देंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि कार्य क्या होता है, जब हम हमारे आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद श्रमिक क्या होता है, उत्पादन क्रियाएं क्या होती हैं और उत्पादन क्रियाएं किस तरह से श्रमिक से लिंक करती हैं। साथ ही फिर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे श्रमिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ के हम डिस्कस करेंगे कि श्रम बल और कार्यबल क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आ भी जाता है कई बार, सहभागिता की दर क्या है ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जाके श्रम आपूर्ति क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कार्य क्या होता है या फिर श्रमिक क्या होती है। देखिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जितना भी कोई बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा हो, चाहे कितना ही छोटी पोस्ट पे काम कर रहा हो, कोई कबाड़ी का काम कर रहा हो या कोई देश का राष्ट्रपति हो, सबको यहां पर इकोनॉमिक्स में श्रमिक बोला जाता है। तो श्रमिक से ऊपर भी एक पर चीज दी, क्या कार्य। देखिए, हमारे आसपास हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उस काम को करने को तो हम क्या बोल देंगे, सिंपल कार्य। लेकिन अर्थव्यवस्था में कार्य से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि कार्य तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो कार्य कर रहा है किस चीज के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, जो कार्य कर रहा है किस चीज के लिए, उत्पादन क्रिया के लिए, मतलब कुछ बना रहा है, तो उसको हम, वो कार्य हमारे काम का है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कार्य करे किस चीज के लिए, पैसे के लिए और उत्पादन क्रिया के लिए, उसको हम यहां पर बोल सकते हैं क्या, श्रमिक। तो अगर सिंपल आपको पूछा जाए श्रमिक कौन होता है, तो मेरे हिसाब से आप बोल सकते हैं श्रमिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी आय अर्जित करने के लिए उत्पादन क्रिया में लगा होता है। एक बार नोट्स में हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दी हुई है। तो श्रमिक की डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आय अर्जित करने के लिए किसी उत्पादन क्रियाओं में लगा होता है। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई कि वो किस में लगा है, वो उत्पादन क्रिया में लगा है। अब ये उत्पादन क्रिया का मतलब क्या होता है, देखो, मान लो तुम्हारी मम्मी जॉब नहीं कर रही है, वो घर पे खाना बना रही है तुम्हारे लिए, तो वो कार्य तो वो भी है, लेकिन उस कार्य के बदले उन्हें क्या नहीं मिल रहा है, अच्छा, क्या वो उत्पादन कर रहे हैं, जी उत्पादन तो कर रही है, वो खाना बना रही है, लेकिन किंतु परंतु उस उत्पादन से उन्हें क्या नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, उससे वो आय अर्जित नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम उसको क्या नहीं बोल सकते, मम्मी को वहां पर श्रमिक नहीं बोल सकते। क्यों, श्रम तो कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन उस श्रम के बदले क्या नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो उत्पादन क्रिया की अगर डेफिनेशन आए तो आप पहले ये चीज याद रखना है, इसमें बताना है कि कोई चीज जिसमें वस्तु या फिर सेवा का निर्माण हो। उत्पादन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है, जिस किस चीज के लिए, एक चीज और लाइट साथ में लगा देना, आय अर्जित करने के लिए। ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी का खाना बनाना, वस्तु बना रही है वो आपके लिए, खाना बना रही है, रोटी बना रही है, किंतु वो आय कमाने के लिए नहीं करा रही है, तो वो उत्पादन क्रिया नहीं कहलाएगी। चलिए उत्पादन क्रिया की डेफिनेशन भी देख लीजिए, क्योंकि श्रमिक की डेफिनेशन अधूरी है किसके बिना, उत्पादन क्रिया के बिना। क्या बोल रहा है, उत्पादन क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिन्हें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे आय का सृजन होता है, अर्थात जिससे आय क्या होती है, अर्जित होती है। ठीक है, चलिए दो चीज हमने समझ ली। अब उसके बाद आता है कि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, मैंने बता दिया, जितने भी लोग आप पास हमारे काम करें, अगर वो पैसे के लिए काम करें, वो श्रमिक है। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, कोई देश का बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर कोई आप हो, मैं हो, अच्छा आप नहीं हो, तुमको कुछ नहीं कमा रहे, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोचिंग देता हूं, तो मैं क्या हुआ, यहाँ पर श्रमिक हुआ। तो एक टीचर भी क्या हुआ, एक श्रमिक हो गया। अब श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं उनको समझिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होता क्या है, एक श्रमिक होता है। श्रमिकों को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक वो लोग जो किसी और के लिए काम नहीं करते, वो अपने लिए काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब कि वो अपना ही काम में लगे पड़े, वो किसी और के लिए काम नहीं करते हैं। तो अगर किसी, मान लीजिए कपड़े, किसी व्यक्ति की कपड़े की शॉप है,
तो किसी और के लिए तो काम कर नहीं रहा, वो किसके लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, तो स्वरोजगार में आ गया। लेकिन उस कपड़े की शॉप पर उसने 2 लड़के और रख रखे हैं जो कस्टमर को कपड़े दिखाते हैं, तो अब वो क्या हो गए, उन्हें कहीं ना कहीं किराए पे रखा हुआ है, सैलरी पे रखा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसे कहते हैं भाड़ा हिंदी में, तो उन्हें बोलेंगे भाड़े के मजदूर, भाड़े के मजदूर। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, किंतु परंतु क्या करें, नाम यही है, भाड़े के मजदूर। फिल्मों में होता था अपने भाड़े के टट्टू भेजे तूने मेरे को मारने के लिए, तो यहाँ पे भाड़े के टट्टू ना बोल के भाड़े के मजदूर, जो भाड़े पर मतलब किराए पर आपके लिए काम करेंगे, 8 घंटे 10 घंटे जो भी हो। अब ये, लेकिन इसके अंदर 2 तरह के लोग निकल के आ जाते हैं। ऐसे लोग जिनको भाड़े पर रखा गया है, विच मीन सैलरी पर रखा गया है, वेजेस पर रखा हुआ है, लेकिन इनके काम करने के घंटे और टाइम फिक्स है, इनकी सैलरी फिक्स है। तो ऐसे जो मजदूर होते हैं, ऐसे जो मजदूर होते हैं उन्हें बोलते हैं नियमित मजदूर, नियमित मजदूर या श्रमिक भी बोल सकते हो आप, ध्यान रखना, जहां पे मैंने मजदूर लिखा है आप इसको श्रमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज। और ऐसे जिनके सैलरी फिक्स नहीं है, जिनका काम फिक्स नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे अनियमित मजदूर, अनियमित मजदूर या फिर श्रमिक बोल सकते हो। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए घर बनाने वाला मिस्त्री या लेबर है, क्या उसके पूरे साल भर उसको काम मिलेगा? जी नहीं। क्या एक घरों पे पेंट करने वाला व्यक्ति है, उसे पूरे साल भर काम मिलेगा? नहीं। एक लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति है, क्या उसे पूरे साल भर काम मिलेगा? नहीं। क्या इन लोगों की सैलरी फिक्स है? नहीं। तो जिनका काम फिक्स नहीं है, जिनकी सैलरी फिक्स नहीं है, जिनको रिटायरमेंट के टाइम पे 60 साल की एज पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो ऐसे मजदूरों को हम बोलते हैं अनियमित मजदूर। और ऐसे लोगों की ही हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये टोटल निकल के आ गए हमारे श्रमिकों के प्रकार। तो अगर हमारे देश के अंबानी की बात करोगे, अगर वो अपना बिजनेस चला रहे तो ना स्वरोजगार में डालोगे, जो हमारे किसान है उनको भी किसमें डालोगे? स्वरोजगार में। कबाड़ी को भी किसमें डालोगे? स्वरोजगार में। ठीक है, अगर मैं अपना कोचिंग चला रहा हूं तो मुझे भी स्वरोजगार में, लेकिन मैं किसी और के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं भाड़े के मजदूर। अब उसके अंदर अगर मुझे वो फिक्स सैलरी दे तो वो नियमित मजदूर और अनियमित मजदूर। तुम्हारे स्कूल के टीचर अगर 12 महीने पढ़ाते हैं स्कूल में, उनकी सैलरी फिक्स है, तो जो तुम्हारे टीचर आ गए एक तरह से वो किसके अंदर आ गए? जी वो आ गए किसके? नियमित मजदूर के अंदर आ गए। ठीक है, लेकिन तुम्हारे ट्यूशन टीचर, ध्यान रखना मैं खुद कोचिंग पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे अंडर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो भाड़े का मजदूर कहलाएगा, लेकिन अनियमित मजदूर, क्योंकि ना तो टाइम फिक्स है ना सैलरी फिक्स है ना। और हो सकता है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो उसकी सैलरी भी कम होगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप श्रमिकों के प्रकार समझ सकते हैं। किसान किस में आएगा? स्वरोजगार में आएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया श्रमिकों के प्रकार कितने होते हैं। अब डिस्कस करते हैं ये श्रम बल और कार्यबल क्या होता है। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको एक चीज बता दूं, इंडिया में किसको श्रमिक बोला जाएगा उसकी भी एक एज है, ध्यान रखना। एज का क्या है? 15 से 60 साल। अगर कोई व्यक्ति इस टाइम ड्यूरेशन के, इस टाइम बोला हूं, इस एज के बीच आता है तो हम उसे श्रमिक बोल सकते हैं। इसका मतलब यदि आपका कोई भाई बहन है जो 13 साल का है मान लेते हैं, और वो कहता है कि मैं तो जॉब करना चाहता हूं, तो जी करो या मत करो, लेकिन आप श्रमिक नहीं कहला सकते, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका कितना होना जरूरी है? 14 साल से ऊपर का होना जरूरी है, बोले तो 15 या 60 साल के बीच होना जरूरी है। इसी का मतलब अगर कोई व्यक्ति 62 ईयर का है तो भी वो श्रमिक नहीं कहलाएगा। काम करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो श्रमिक की गिनती में नहीं आएगा हमारे भारत के लिए। ठीक है, तो श्रमिक कौन होता है वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ध्यान रखना एक चीज और, पेपर में एक क्वेश्चन कई बार आता है कि एक बंदा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, साथ के साथ वो काम भी करता है, अपने खेत में जाता है, काम करवाता है, 15 साल का वो है, और तो क्या वो श्रमिक कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो यस, वो श्रमिक कहलाएगा अगर वो 14 साल से ऊपर का है और काम करने लायक है और करना चाहता है। क्या बोला मैंने? चाहता है। तुम हो 16.5 साल के, 17 साल के, तुम अभी क्या है पढ़ना चाहते हो, मान लो जॉब नहीं करना चाहते हो, मान लो, वैसे तो सबका मन होता है कि जॉब भी करेंगे साथ में ट्रेडिंग करेंगे, बट मान लो तुम करना चाह रहे हो, तो इस केस में होगा क्या बेटा, देखने को ये मिलेगा कि जब तुम ये दोनों चीज करना चाह रहे हो तो तुम जॉब नहीं करना चाह रहे हो, तुम एबल हो काम करने के, लेकिन करना नहीं चाह रहे हो, तो तुम श्रमिक नहीं कहलाओगे। ध्यान रखना, तुम इस कैटेगरी में आ गए लेकिन तुम श्रमिक नहीं हो क्योंकि तुम काम करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो? हम बात उनकी कर रहे हैं जो काम भी करना चाहते हैं और लायक भी हैं।
लायक का मतलब एबल भी है। अगर कोई ब्लाइंड है, मान लो वो जॉब ही नहीं कर सकता, तो हम उसे श्रमिक काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड निकल के आए 5 लोग, ए बी, इसकी टांग टेढ़ी हो गई, सीधा कर देते हैं। उसके बाद सी हमारा हो गया, उसके बाद डी हमारा हो गया, उसके बाद ई, थोड़े मोटे मोटे बना देते हैं। अब इसमें से जो ए और बी है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जॉब पे जाते हैं। कौन लोग, ए और बी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, काम को ढूंढ रहे हैं। तो इस केस में वो 15 साल से ऊपर के भी हैं, लायक भी हैं, काम ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा है, तो मैंने क्या बोलेंगे, बेरोजगार। तो ध्यान रखना, अगर इन 2 + 3 को जोड़ दिया जाए, टोटल कितने हो गए, 5। तो बेटा इनको हम बोलते हैं श्रम बल। श्रम बल, श्रम बल ये दर्शाता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा पॉइंट आता है, कौन सा, कार्यबल। कार्यबल में क्या बोल रहा है, कार्यबल में केवल उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो केवल कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखना, दोबारा से बोल रहा हूं, श्रम बल में जो लोग कार्य कर रहे हैं और करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन कार्यबल के अंदर केवल उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो एक्चुअल में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देखो एक बार क्या है। श्रम बल क्या बोल रहा है, श्रम बल से प्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के इच्छुक हैं। लेकिन वहीं कार्यबल की डेफिनेशन क्या है, कार्यबल से प्राय वास्तव में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। ठीक है, इनमें उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता जो कार्य करने के इच्छुक है परंतु बेरोजगार है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगर मैं इनको अभी हटा दूं, किसको, श्रम बल को, इनको हटाओ जो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग 2 काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली उत्पादन क्रिया में भाग तो ये 2 ही लोग ले रहे हैं, बाकी लोग तो देख रहे हैं। तो इन्हीं के उत्पादन क्रिया में भाग लेने से बना है सहभागिता की दर, मतलब भाग लेना। तो सहभागिता का मतलब होता है उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेना, सहभागिता की दर। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें हम कार्य बल को ऊपर रखते हैं, कितने लोग कार्य कर रहे हैं, अगर इसका हम दर निकालें तो डिवाइड बाय कुल जनसंख्या नीचे आ जाएगी, कुल जनसंख्या को हम बेटा नीचे ले लेंगे और इनटू क्या कर देंगे, 100, इसे बोलेंगे सहभागिता की दर। तो डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, इसका अर्थ है उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वालों की संख्या। तो वास्तव में कौन भाग ले रहे हैं, ये 2 लोग, बाकी 3 लोग तो देख रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा उन्हें, तो आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने सहभागिता की दर और उसका फॉर्मूला बता दिया। और आज का लास्ट टॉपिक है श्रम बल के बाद, कार्यबल के बाद श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति का मतलब क्या होता है कि तुम कितना काम करना चाहते हो या देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एज अ लेबर, मान के चलो तुम लेबर हो, तुम श्रमिक हो, तो तुम 8 घंटे काम करना चाहते हो एक दिन में, 1 डे इज इक्वल टू 8 घंटा। ठीक है, और ऐसे ही आपका दोस्त मान लेते हैं 5 घंटे काम करना चाहता है, तो आप टोटल मिला के कितने घंटे देना चाहते हैं, 13 घंटे देना चाहते हो, 13 आवर देना चाहते हो, तो उसे बोलेंगे श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति का मतलब एक तरह से ये हो गया कि एक हमने बता दिया कि आपको एक दिन का काम करने का 800 रुपया मिलेगा या 600 रुपया मिलेगा, बताइए आप कितने घंटे काम करेंगे। तो एक ने बोला मैं 6 घंटे काम करूंगा, एक ने बोला मैं 8 घंटे काम करूंगा। तो जितना वो एक दिन में काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उसे बोलते हैं श्रम की आपूर्ति। जैसे मैं एक घंटे में 5 घंटे, एक दिन में मैं 5 घंटे बढ़ाना चाहता हूं, तो ये मेरी श्रम आपूर्ति है। क्या है श्रम आपूर्ति की डेफिनेशन, इससे प्राय विभिन्न मजदूरी दरों पर के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से मतलब लोग कितना श्रम देना चाहते हैं, इसे मनुष्य दिनों में रूप में मापा जाता है। एक मनुष्य के दिन में से 8 घंटे का काम लिया जाता है या माना जाता है कि एक मनुष्य नॉर्मली एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो कितने घंटे वो काम करेगा उसी तरह से इसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चा लोग मेरी तरफ से श्रम क्या था, श्रम आपूर्ति क्या था, श्रम बल क्या था, श्रमिक कौन होता है, इसका पार्ट 1 रोजगार का। पार्ट 2 में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले चाहिए मुझे लाइक एंड शेयर। तुम ही कह रहे हो कि सर आपके जैसी कोई वीडियो बना नहीं रहा है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। इवन आपकी डिमांड में मैंने बोर्ड पे वीडियो बना दी इंडियन इको की, नहीं तो मैं लैपटॉप पे बना सकता था। लेकिन भाई औरों तक तो पहुंचाओ, इस वीडियो को ज्यादा कुछ मत करो, स्टेटस पे लगा दो जाके,
व्हाट्सएप पे अपने आप जिसको देखनी होगी देख लेगा, अदरवाइज इग्नोर मारो। ठीक है, वीडियो पे लाइक आएंगे, शेयर आएंगे तो पार्ट 2 भी आएगा, तो फटाफट इसको लाइक करो। देन उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं और अच्छे से इसकी आगे की डेफिनेशन बताऊंगा। और एक और चीज बताऊंगा क्या, कि लड़कियों को ना कम जॉब पे रखा जाता है सैलरी पे बजाय लड़कों के। अब ऐसा क्यों होता है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।